बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवसिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्लाइड्स ये शो हो रही हैं आपको? वर्ड फाइल शो हो रही है प्लीज़? यस सर। ओके जी। टेस्ट की उसमें कोई प्रॉब्लम थे टेस्ट के अंदर? जी, टेस्ट की आंसर की है। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, वो अगर सोलो वाला क्वेश्चन आ जाए कि इसके कितने लेवल्स होते हैं, रिवाइज कुछ भी ना लिखा हुआ हो तो हम 5 पे टिक लगाएंगे 5 पे जी। पेपर। 5 का ऑप्शन है तो 5 पे लगाएंगे। ठीक है। जी, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं था की में। एक दो थे आई थिंक, वो समीना ने आप लोगों को बता दिए, तो मैंने वो अभी मैसेज देखे थे ग्रुप के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हम जो है बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस की। ठीक है, तो कल हमने जो है क्वालिटेटिव भी पढ़ा, फिर हम अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें। कल हमने हिस्टोरिकल की बात की, आज हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने कल एक बताया था आप लोगों को, 3 जो है वो कीवर्ड्स बताए थे, व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट विल बी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव होता है करंट फिनोमेना को, प्रेजेंट स्टेटस को। ठीक है, प्रेजेंट फिनोमेना, प्रेजेंट स्टेटस, करंट स्टेटस, जो चीज़ें जो चल रही होती हैं, ऑन गोइंग होती हैं, तो उनको देखना। अब इसमें लोगों की ओपिनियंस, चीज़ों के फैक्ट्स, ट्रेंड्स, ये चीज़ें हम देख रहे होते हैं कि लोग किस तरह से चीज़ों के बारे में अपने व्यूज़ या परसेप्शन या बिलीव्स रखते हैं। तो इस चीज़ को हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। यानी किसी भी करंट फिनोमेना को जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो वो आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। फ़र्ज़ करें उस्ताद अपने बच्चों के बारे में क्या परसेप्शन रखता है, ठीक है, कि मेरे बच्चे जो है वो किस तरह से नए करिकुलम को, नए जो है नया ग्रेड में जो नया टीचर है उसके अबाउट क्या परसेप्शन रखते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इन्वॉल्व द प्रेजेंट और करंट स्टेटस ऑफ थिंग्स। It describes and interprets what is. It is concerned with the conditions or relationship that exist, opinions that are held, processes that are ongoing, effects that are evident, and trends that are developing. यानी opinions, effects, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है रिलेशनशिप देखती है दो चीज़ों के दरमियान। It interprets people, opinions, views, perception, beliefs, attitude, teacher, for example, teacher's perception regarding professional development। ठीक है, तो ये इसकी जो है एग्जांपल आप ले सकते हैं इसको। अच्छा, it focuses more on what question rather than when, how and why question। क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज़ अनकंट्रोल्ड। तो ये क्वांटिटेटिव है, इसमें वेरिएबल हमारे पास कंट्रोल्ड नहीं होता। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि इट इज़ क्वांटिटेटिव। ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको कि ये क्वांटिटेटिव है, और इसके अंदर जो वेरिएबल हैं वो आपके अनकंट्रोल्ड होते हैं, यानी उस पर आपका कंट्रोल मुकम्मल नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा जी, अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की अगर हम जैसे देखें, टीचर परसेप्शन रिगार्डिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो अब इसमें और भी आप बहुत सारे ओपिनियंस ले सकते हैं, टीचर्स की ले सकते हैं, स्टूडेंट की ले सकते हैं, किसी पॉलिटिशियन की ले सकते हैं। ये आप इसके अंदर एग्जांपल के तौर पर आप शामिल कर सकते हैं जी। अब इसके स्टेप्स कितने होते हैं? सबसे पहला स्टेप्स है आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। मैंने बताया था किसी भी रिसर्च का पहला प्रॉब्लम यही होगा। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या होंगे? फिर हाइपोथेसिस क्या होगा? किसी भी क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस नॉर्मली बनाया जाता है, ठीक है, जबकि क्वालिटेटिव के अंदर बहुत कम चांस होते हैं हाइपोथेसिस बनाने के। हाइपोथेसिस बनेगा, फिर सैम्पलिंग करेंगे पॉपुलेशन से, क्योंकि इसमें सैम्पल बहुत ज़्यादा होता है। मसलन लोगों के एक आप देखना चाहते हैं कि मौजूदा जो महंगाई की सूरत हाल में लोगों की क्या व्यूज़ हैं इस मौजूदा हुकूमत के बारे में, तो पूरे पाकिस्तान के हर बंदे से तो हम इसके अबाउट डाटा नहीं ले सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, हम सैम्पल सेलेक्ट करेंगे।
ठीक है जी, सैम्पल सेलेक्ट हो गया। फिर टूल ऑफ रिसर्च देखेंगे कि हमने सर्वे लेना है, हमने इंटरव्यू करना है, क्या करना है। फिर हम डाटा कलेक्ट करेंगे, यानी वही जो सर्वे होगा, इंटरव्यू होगा, वो हम कंडक्ट करेंगे। फिर उसका एनालिसिस करेंगे और फाइंडिंग जो भी हमारी होंगी उनको इंटरप्रेट करेंगे और कंक्लूजन देंगे। ये 9 डिफरेंट स्टेप्स हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। तो इसमें पहला स्टेप ही नॉर्मली पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चंस में, टॉपिक्स में। तो हमने देखा जी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, जिसके अंदर हम करंट स्टेटस फिनोमेना चीज़ों का वो स्टडी करते हैं। ठीक है, ये किसी भी प्रोसेस को डिस्क्राइब करती है, इट डिस्क्राइब्स एंड इंटरप्रेट, ये बताती है हमें कि क्या हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज़, तो रिलेशनशिप, ओपिनियंस, बिलीव्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड, परसेप्शन, ये हम लोगों की इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। क्वांटिटेटिव है, इसके अंदर वेरिएबल अनकंट्रोल्ड होता है। ठीक है, तो और इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है, इट फोकस ऑन व्हाई क्वेश्चन रेदर देन एक सेकेंड जी, इट फोकस ऑन वाई क्वेश्चन, ये वाई के ऊपर यानी व्हाट के ऊपर, सॉरी व्हाट के ऊपर ये फोकस करती है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लोगों की क्या परसेप्शन, बिलीव्स हैं। ठीक है, बजाय इसके कि ये जो है वो जो हमने बात की थी कि एक्सपेरिमेंटल के अंदर हम फोकस करते हैं, उसमें जो कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो बना के, ये सारा काम इसके अंदर नहीं होता। याद रखिएगा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऐसी रिसर्च है जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं। इनके अंदर वेरिएबल्स की मैनिपुलेशन हम नहीं करते, ये याद रखिएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर। मसलन महंगाई है ना जी, आप महंगाई का लोगों के व्यूज़ देखना चाहते हैं। अब आप ये देखेंगे, आप महंगाई को कम करके तो लोगों के व्यूज़ नहीं जाके जानेंगे। ठीक है, महंगाई को ज़्यादा करके फिर लोगों से इंटरव्यू तो नहीं लेंगे, आप तो मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो महंगाई कम है, आप इंटरव्यूज़ लेंगे, क्वेश्चनर सर्वे करेंगे, महंगाई ज़्यादा है, फिर आप कर लेंगे। तो नेचुरल कंडीशन में ये किया जाता है। टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसकी वैन डैलन ने 3 टाइप्स डिस्क्राइब की हैं, सर्वे, डेवलपमेंटल और इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़। अब सबसे पहले हम सर्वे को देखते हैं। सर्वे क्या होता है कि सर्वे में 2 चीज़ें शामिल होती हैं, आपका इंटरव्यू या क्वेश्चनर। ठीक है, सर्वे एक ऐसी स्टडी है जिसमें आप लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं थ्रू इंटरव्यू या क्वेश्चनर। आप स्कूल का सर्वे कर सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन सर्वे कर सकते हैं, जॉब एनालिसिस सर्वे कर सकते हैं, कम्युनिटी का सर्वे कर सकते हैं, फॉलोअप सर्वे हो सकता है। तो मुख्तलिफ टाइप्स के सर्वे हो सकते हैं। ठीक है जी, तो सर्वे स्टडीज़ का क्या काम है जी, सर्वे स्टडी फोकस करती है किस चीज़ के ऊपर, लोगों से इंटरव्यू या फिर क्वेश्चनर के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने पे, ये इसका काम होता है। अच्छा जी, उसके बाद है डेवलपमेंटल स्टडी। इसका नाम बता रहा है कि ये जो है वो डेवलपमेंट पे फोकस करेगी। किसकी डेवलपमेंट, ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट पे। ठीक है, कि ह्यूमन बीइंग कैसे डेवलप होते हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस ह्यूमंस के अंदर आती रहती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो वो जो उनकी जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंटल चेंजेस हैं, उनको स्टडी करना क्या कहलाता है, डेवलपमेंटल स्टडीज़ कहलाता है। डेवलपमेंटल स्टडीज़ आर रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। इट फोकसेस ऑन प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट अकर एज एन ऑर्गेनिज्म डेवलप। इट डिफरेंशिएट चिल्ड्रन एट डिफरेंट लेवल्स, एज, ग्रोथ एंड मैचुरेशन। ठीक है, तो एज, ग्रोथ और मैचुरेशन की बेस पे ये क्या करता है, डिफरेंशिएट करती है ये रिसर्च। अच्छा, उसके बाद है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंटल स्टडीज़। ये ग्रोथ स्टडी है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, वर्टिकल स्टडी होगी या क्रॉस सेक्शनल होगी। उसके बाद ट्रेंड प्रोजेक्शन, इसकी 4 सब टाइप्स हैं। तो सबसे पहले ग्रोथ स्टडीज़, ह्यूमन ग्रोथ, किसी इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ, इसके ऊपर ये फोकस करती है। इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर है जी, ह्यूमन ग्रोथ। ठीक है, या किसी ग्रुप की ग्रोथ, कोई कम्युनिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या किसी इदारे की ग्रोथ कि आज उसका क्या स्टेटस है। तो इसमें जो है वो उसकी डेवलपमेंट फिर कैसे हो रही है, कैसे वो ग्रो कर रहा है। उसकी मसलन स्कूल की हम बात करें, उसमें उसकी जो इनरोलमेंट है उसमें कैसे इजाफा हो रहा है। तो ग्रोथ स्टडीज़ किस चीज़ को स्टडी करती है, ह्यूमंस को, ह्यूमन ग्रोथ को, ग्रुप्स को, इंस्टीट्यूशन को। इसके लिए हम 2 मेथड यूज़ करते हैं। एक हम करते हैं लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल स्टडी,
और दूसरा हम करते हैं क्रॉस सेक्शनल या फिर हॉरिजेंटल स्टडी। अब जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है ये क्या है, या वर्टिकल स्टडी। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा सवाल में ये हॉरिजेंटल वर्टिकल पूछा जा चुका है। लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल क्या है, ये इस तरह से होता है कि हम एक ही सैंपल लेते हैं, ठीक है, और उसको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए मल्टीपल टाइम उसको स्टडी करते हैं। एक ही स्कूल आप लेंगे, ठीक है, आप उसकी 3 या 4 साल के अंदर आप देखेंगे कि उसकी जो इनरोलमेंट है वो बड़ी है, कितनी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, कम हो रही है। तो ये क्या कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल स्टडी कहलाएगी, ठीक है। तो मेथड वेयर सैंपल इज ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसमें हम क्या करते हैं जी, इसमें हम सैंपल को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्टडी करते हैं। इट इज़ एक्सपेंसिव, क्योंकि हम इसमें एक ही सैंपल को मल्टीपल टाइम क्या कर रहे होते हैं, स्टडी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू हॉरिजेंटल स्टडी। हॉरिजेंटल को अगर आप देखें तो इसमें हम कहते हैं कि हम जो सैंपल हमारा एक ही नहीं होता, सैंपल डिफरेंट हो सकते हैं। सैंपल इज़ ऑब्जर्व्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज़ इकोनॉमिकल, ठीक है, वो हमारा एक्सपेंसिव था, ये इकोनॉमिकल है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम जो है वो डिफरेंट सैंपल्स को सेम टाइम में स्टडी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप बच्चे की जो है वो ग्रोथ देखना चाहते हैं कि एक बच्चा मुख्तलिफ यानी क्लासेस के अंदर उसकी मेंटल डेवलपमेंट कितनी हो चुकी होती है, चूँकि हम डेवलपमेंटल स्टडीज़ की बात कर रहे हैं। तो आप देखना चाहते हैं कि अहमद एक बच्चा है, 6ठी 7वीं 8वीं 3 साल तक उसकी मेंटल एबिलिटीज़ को आप जो है मुख्तलिफ टेस्ट के थ्रू उसका डाटा कलेक्ट करते रहते हैं, ठीक है जी, एक ये मेथड होगा। अच्छा, दूसरा मेथड ये होगा कि आप क्या करते हैं कि आप जो है वो 3 बच्चे ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें, ठीक है, एक 6ठी का, एक 7वीं का और एक 8वीं का। आप उन तीनों की मेंटल एबिलिटीज़ जो है एक ही दिन एक ही बार जाके उनसे टेस्ट लेके 2-4 टेस्ट लेके उनकी मेंटल एबिलिटीज़ मुहैया कर लेते हैं और फिर बताते हैं कि इस एज में या इस ग्रेड लेवल पर बच्चे की ज़हनी सलाहियतें इस हद तक नशोनुमा पा चुकी होती हैं। अब देखें इनमें कौन सी हॉरिजेंटल होगी, कौन सी वर्टिकल होगी जी। सर अहमद बाद वाली वो हॉरिजॉन्टल, 3 हॉरिजॉन्टल वाली सर। वर्टिकल में क्योंकि सेम सैंपल लिया ना, तो उसको 3 दफा था, 6 में भी 7 में भी, या मतलब डिफरेंट क्लासेस में बार 3 डिफरेंस है, 3 बातें इनसे इन दोनों से मुताल्लिक याद रखें, 4 बातें। अच्छा, वर्टिकल को जो है ना हमारा लॉन्गिट्यूडनल, उसको हम कहते हैं वर्टिकल, उसको क्या कहते हैं जी, उसका दूसरा नाम वर्टिकल स्टडी भी है, पहली बात हो गई। दूसरा, जो लॉन्गिट्यूडनल है इसमें हमारा सैंपल सेम होता है, 2 बातें होंगी। तीसरी बात, इसमें हम सेम सैंपल से ज़्यादा बार डाटा कलेक्ट करते हैं, 3 बातें। चौथी बात, ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, लेबरस होता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, इसके उल्ट आ जाएं, क्रॉस सेक्शनल का दूसरा नाम हॉरिजेंटल है। क्रॉस सेक्शनल में हमारा सैंपल एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, सारे सैंपल से या उस एक ही सैंपल से एक ही वक्त में डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, और ये सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी इसकी टाइप है ये, बल्कि सर हॉरिजॉन्टल में ऐसे भी तो हो सकता है ना कि हम डिफरेंट स्कूल के क्लास 60 बच्चे ले लें। हाँ, ये भी हो सकता है, मुमकिन है, ये भी हो सकता है। अच्छा जी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में फर्दर कुछ सब टाइप्स हैं इसकी। ट्रेंड स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी, पैनल स्टडी एंड फॉलो अप स्टडी, इनके नाम आपको बता रहे हैं। ट्रेंड स्टडी में हम एक सैंपल लेंगे और उस सैंपल के ऊपर, यानी किसी पॉपुलेशन से एक सैंपल लेंगे और हम ये देखेंगे उससे डाटा कलेक्ट करेंगे। किस लिए करेंगे, क्या पर्पस होगा, सिस्टमेटिक टेंडेंसीज और पैटर्न ओवर टाइम, यानी हम ये देखने की, ट्रेंड देखने की कोशिश कर रहे होंगे कि यहाँ पे क्या ट्रेंड जो है वो चल रहा है। वेयर डाटा इज कलेक्टेड एट पीरियोडिक इंटरवल ऑन सैंपल ड्रॉन फ्राम अब पीरियोडिक इंटरवल वही बात है कि हम मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ ड्यूरेशन में हम डाटा कलेक्ट करेंगे उसी सैंपल से, ठीक है, पीरियोडिक इंटरवल का यही मतलब है, यानी महीने बाद, 2 महीने बाद।
फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन एंड आर यूज टू रिवील ट्रेंड्स, यानी ट्रेंड्स देखने के लिए कि यहाँ पे क्या ट्रेंड्स जो है वो चल रहे हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ जी, अच्छा जी, ट्रेंड स्टडी की समझ लगी। उसके बाद है कोहॉर्ट। कोहॉर्ट किसको कहते हैं? कोहॉर्ट एक ग्रुप का नाम होता है, ऐसा ग्रुप जिसमें अफराद की खसूसियात एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं, उसको कोहॉर्ट कहते हैं। ठीक है, कोहॉर्ट क्या है? कोहॉर्ट स्टडी कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर सम टाइम, जिनकी खसूसियात आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो इसमें इट कुड बी द पीपल विद सेम ऑक्यूपेशन फ्रॉम द सेम रेस, डेमोग्राफी और इवन पीपल सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज़। तो कोई ऐसे, यानी एक ग्रुप को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। दूसरे अल्फाज में एक ग्रुप की, जैसे ऊपर हमने बात की है ना, अगर आप इसको देखें इसकी डेफिनेशन को, ह्यूमंस, ठीक है, ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो जो ग्रुप की स्टडी हम करते हैं, एक मुकम्मल ग्रुप की, उसको हम कोहॉर्ट स्टडी कहते हैं। देन है पैनल स्टडी। अच्छा, पैनल स्टडी किसको कहते हैं? शॉर्ट या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये वही डेफिनेशन मिलती जुलती है लॉन्गिट्यूडनल से, कि रिपीटेड ऑब्जर्वेशन करेंगे हम सेम वेरिएबल की, एक ही वेरिएबल को मल्टीपल टाइम हम स्टडी करेंगे। ठीक है, मुख्तसर टाइम में या फिर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, इसको हम पैनल स्टडी कहते हैं। लास्ट वन है फॉलो अप स्टडी। फॉलो अप किसको कहते हैं? एक प्रोग्राम आपने कहीं पे लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने के बाद आप उसकी इफ़ेक्टिवनेस देखते हैं कि कितना इफ़ेक्ट जो है वो उसकी इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट छोड़ रहा है वो अपने उस सिस्टम के अंदर जिसके लिए उसको लॉन्च किया गया। मिसाल के तौर पर पानी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया, उससे लोगों को क्या सहूलियात मिल रही हैं। ठीक है, तो आप जो है वो पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने उसके इफ़ेक्ट देख रहे हैं कि लोग उससे सेटिस्फाई हैं कि नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं फॉलो अप स्टडीज़। अ लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट डिज़ाइन टू एग्जामिन the degree to which effects seen shortly after the imposition of an intervention persist over time। ठीक है जी, अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, मैं क्विकली दोबारा स्टार्ट से आपको थोड़ा सा इसका ताकि ये समझ लग जाए। डिस्क्रिप्टिव स्टडी की हमने बात की है, करंट या प्रेजेंट फिनोमेना को ये डिस्क्राइब करती है और उसको इंटरप्रेट करती है। इसमें ओपिनियन, व्यूज़, बिलीव्स, ये हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसके 9 स्टेप्स हैं और इसकी टाइप्स 3 होती हैं वैन डैलन के नज़दीक: सर्वे, डेवलपमेंटल और इंटर रिलेशनशिप। सर्वे में हमने कहा कि हम क्वेश्चनर या इंटरव्यू के थ्रू लोगों से डाटा कलेक्ट करते हैं। डेवलपमेंटल स्टडी में हमने कहा कि हम क्या करते हैं, ह्यूमंस की जो डेवलपमेंट है उसको, अब ह्यूमन से मुराद बॉडी की डेवलपमेंट नहीं होगी, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है, एक इदारे की भी हो सकती है, तो उसमें कितनी तब्दीलियाँ आ रही हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, अच्छा, तो इसमें हम जो है उसकी डेवलपमेंट को देखते हैं। ये दूसरी टाइप हो गई किसकी? डिस्क्रिप्टिव की। अब डेवलपमेंटल की फर्दर हमने कहा कि टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं। इसमें ग्रोथ स्टडी है, ग्रोथ में जो है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ठीक है, ग्रोथ में एक क्या चीज़ है जी? एक है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी और दूसरी क्या है जी? वर्टिकल स्टडी, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी और हॉरिजॉन्टल स्टडी। जी, इसमें हमने कहा कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है इसमें ट्रेंड स्टडीज़, कोहॉर्ट स्टडीज़, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है पैनल और फॉलो अप स्टडीज़ हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेंड प्रोजेक्शन स्टडीज़ की। ये इसकी दूसरी टाइप है, एक है ग्रोथ स्टडी और दूसरी है क्या? ट्रेंड प्रोजेक्शन स्टडीज़। ट्रेंड प्रोजेक्शन स्टडीज़ इट मेक प्रेडिक्शन फ्रॉम सोशल ट्रेंड्स, इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस फॉर फ्यूचर प्लानिंग। प्रोजेक्शन किसको कहते हैं? साए को, अक्स को कहते हैं। तो करंट जो सिनेरियो चल रहा होता है उसकी बेस पे हम फ्यूचर को देख रहे होते हैं कि फ्यूचर मौजूदा सूरत हाल ये है, तो फ्यूचर में किस तरह के ट्रेंड हो सकते हैं। तो उन ट्रेंड्स को हम प्रोजेक्ट करते हैं, उनके लिए हम उनको देख के फिर उसके मुताबिक हम प्लानिंग करते हैं। इसके लिए की जाती है कि मौजूदा जो सोसाइटी के ट्रेंड्स हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स ये चल रहे हैं, तो फ्यूचर में सावेर ऐसे एडवांसमेंट होगी, तो उसके लिए हमें किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए, तो उसके लिए स्टडी की जाए, उसको ट्रेंड प्रोजेक्शन स्टडी कहा जाता है। ठीक है, और तीसरी इसकी टाइप है इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़।
इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़ में हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, एक तो ये हम देखेंगे कि जो है वो इंटर रिलेशनशिप के अंदर कि रिलेशनशिप पहले तो क्या एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, पहली बात ये हम देखते हैं। अब दूसरी ये देखते हैं कि अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कोई उसका इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है जी। इंटर रिलेशनशिप स्टडी, इट इज़ अ स्टडी विच ट्रेसेस इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स दैट प्रोवाइड्स अ डीपर इंसाइट इनटू अ फिनोमेना। तो ये जो है इंटर रिलेशनशिप, दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको इंटर रिलेशनशिप बोला जाता है, उसको जो है ये स्टडी करती है। इसकी भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। केस स्टडी, केस स्टडी में हम सिंगल वेरिएबल को सिंगल केस को या बहुत छोटे से किसी ग्रुप को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसको केस स्टडी कहा जाता है। पेपर में पूछा जा चुका है। इट इन्वॉल्व्स डिटेल डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ अ सिंगल पर्सन, इवेंट, इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी। एक ही ग्रुप को आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्टडी करते हैं तो ये केस स्टडी कहलाता है, ठीक है। दूसरा है कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च या स्टडी, इसको एक्स पोस्ट फैक्टो भी कहते हैं। अब इसमें ये है कि हमें आइडिया होता है किसी चीज़ का कि इसका काज ये है, उसकी वजह ये है, ठीक है। हमें इसका आइडिया होता है किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, यानी काज का। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम काज भी होता है, स्टिमुलस भी होता है, ठीक है। तो काज, स्टिमुलस या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हमें किसी हद तक आइडिया होता है कि ये उसकी वजह है। फिर हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें पता चल जाए कि वाकई ये उसकी वजह है। कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, तो कॉजल काज से है, ठीक है। तो इसमें हम जो है काज और इफ़ेक्ट को कंपेयर कर रहे होते हैं। इट एक्सप्लोर द पॉसिबल कॉजेज ऑफ इफेक्ट्स आर एग्जिस्टिंग डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। एक बंदे का बिहेवियर, या यूँ समझ रहे हैं कि एक चीज़ का असर दूसरे के ऊपर हम देखने जा रहे हैं, तो इसमें हम ये देखते हैं कि अगर ये चीज़ मौजूद है तो फिर क्या रिज़ल्ट्स हैं, और अगर ये मौजूद नहीं है तो फिर क्या रिज़ल्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर एक वालदा है जो सुबह खेतों में जाके काम करती है, ठीक है। तो उसके बच्चे अक्सर जो है वो साफ़ सुथरे नहीं आते, उनकी यूनिफॉर्म, उनकी कंघी, उनकी ड्रेसिंग, उनका बैग, उनका होमवर्क पूरा नहीं होता, ठीक है। वो पुअर फैमिली से, डिज़र्विंग फैमिली से बिलोंग करता है बच्चा, और वो उसकी मदर जो है वो पुअर इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से बेचारी सारा दिन बिज़ी रहती है। एक दूसरी फैमिली है जिसकी वालदा जो है वो उसका वालिद अच्छा बिजनेसमैन है, अम्मी उसकी सारा दिन बेड पे आराम करती हैं, खाना भी बना बनाया मिलता है, कपड़े भी धुले धुलाए मिलते हैं, और बच्चों को भी घर की नौकरानियाँ जो है उसको तैयार करके बेचती हैं। अब ये हम देखेंगे कि वो मदर जो है जो ख़ुद बिज़ी रहती है, उसके बच्चे क्या स्कूल जो है वो एब्सेंट होते हैं, और वो मदर जो है जिसका अपना कोई काम नहीं है तो उनके बच्चे क्या स्कूल में एब्सेंट होते हैं। तो हम देखेंगे कि एक चीज़ की मौजूदगी, यानी मदर का बिज़ी होना, इसका क्या इम्पैक्ट है बच्चों की स्कूल की हाज़िरी के ऊपर, ठीक है जी। तो अब इसकी हम जो है वो कॉज और इफ़ेक्ट देखेंगे कि वाकई इसका कोई इफ़ेक्ट है इस चीज़ का या नहीं है। तो इट एक्सप्लोर द पॉसिबल कॉजेज ऑफ इफेक्ट आर एग्जिस्टिंग डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब उसका और होगा रूटीन, जो बच्चा बेचारा इतना डिस्टर्ब है, उसकी मदर बेचारी जो है वो मुश्किल से 2 वक्त का खाना पूरा कर रही है, उसके अम्मी अब्बू मिलके, और एक उस फैमिली का बच्चा जिसको जो है अल्लाह ताला ने बड़ी वुसअत रिज़्क़ दी हुई है, और वो जो है इस तरह से आता है। इट अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च seek to investigate the possible causes or reasons behind the observed differences। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस हमने ऑब्ज़र्व किया वो जो है उसका हम काज देखने जा रहे हैं। वेरिएशन बिटवीन ग्रुप्स, या इंडिविजुअल या ग्रुप्स के दरमियान जो डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होता है वो क्यों कर रहा होता है। इट एम्स टू डिटरमिन इफ़ काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट, क्या वाकई ये एक वजह है कि उसकी मदर जो है वो केयरफुल है बच्चे के बारे में, क्योंकि उसको दूसरी किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, और एक मदर वो जो बेचारी ख़ुद वर्कर है, तो उसको टाइम लगता है इन चीज़ों को मैनेज करने में, कभी वो करती है कभी नहीं। इफेक्ट ऑफ हैविंग अ वर्किंग मदर ऑन स्कूल एब्सेंटिज्म, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। प्रोस्पेक्टिव स्टडी क्या है? प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ मीन लुकिंग फॉरवर्ड,
इनटू द फ्यूचर। ठीक है, अब क्या मतलब है, हम देखेंगे कि एक बच्चे की जो है मदर की खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है, कुछ बच्चे ऐसे मदर डेथ हो जाती है, तो हम ये देखेंगे कि उसका उसकी स्कूल की पढ़ाई के ऊपर क्या असर है। ठीक है, अब जैसे ही मदर की डेथ होती है या फैमिली को कोई मिसहैप होता है तो उससे उसकी स्टडी स्टार्ट कर दी जाती है। एक बच्चे के वालिद को नौकरी से निकाल दिया जाता है, ठीक है, या उसको कोई नई नौकरी जो है वो दिला दी जाती, कोई नई नौकरी, अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाती है। तो हम ये देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस बच्चे के ऊपर। ठीक है, तो यानी फ्यूचर में हम देखेंगे इसमें प्रोस्पेक्टिव मीन लुकिंग फॉरवर्ड। तो अब अगले 3 माह के लिए हम ये देखेंगे कि अब सैलरी बढ़ गई है, वालिद उसका जो है वो बड़ा पहले कंडीशंस जो है उनकी माली बहुत कमज़ोर थी, अब बेहतर हो गई, तो अब इसका बच्चे की लर्निंग के ऊपर क्या असर पड़ रहा है फ़र्ज़ करें। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि प्रोस्पेक्टिव स्टडी, लुकिंग फॉरवर्ड इनटू द फ्यूचर। इन प्रोस्पेक्टिव स्टडी individuals are followed over time and data about them is collected as their characteristics or circumstances changes। तो जैसे ही कोई तब्दीली आती है फिर क्या करते हैं, आप उसको फिर साथ साथ इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर आप कहते हैं कि ये जो है वो तब्दीली हमने देखी है। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव ये होता है कि कोई इवेंट वाक़या गुजर चुका होता है, ठीक है, उसका करंट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ठीक है जी, उसका जो है मसलन किसी इदारे की पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, उन पॉलिसीज़ की वजह से लोग इदारे को, उस प्राइवेट कंपनी को क्यों छोड़ते जा रहे हैं। मसलन उन्होंने पेंशन छोड़ दी है जी, पेंशन ख़त्म कर दी है पिछले 2 साल से, तो वो रिसर्च की जाएगी कि ये जो 2 साल से इन्होंने पेंशन ख़त्म की है तो उसका जो इसके मुलाजमीन हैं उनकी क्या परसेप्शन है इस तरह के रूल्स के बारे में, इस फर्म ऑर्गेनाइजेशन के अबाउट। तो इसमें जो है पिछले गुजरी हुई किसी बात को रिकॉर्ड उसका इकट्ठा किया जाता है। इंडिविजुअल्स आर सैम्पल्ड एंड इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड अबाउट देयर पास्ट, तो उनके पास्ट के अबाउट जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। उसके बाद है को रिलेशनल रिसर्च। अब को रिलेशनल रिसर्च में हम जो है रिलेशनशिप की डिग्री देखते हैं और डायरेक्शन देखते हैं। 2 बातें लिख लें, डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, एक्सप्लोर डिग्री, साथ यहाँ पे लिख दें डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। अब देखें डिग्री एंड डायरेक्शन का क्या मतलब है। 2 चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप मौजूद होता है। क्या चीज़ जी? रिलेशनशिप मौजूद है। अब ये रिलेशन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। काजल कंपैरेटिव और इसमें क्या फ़र्क है? उसमें हम काज और इफ़ेक्ट देखते हैं, ये इसकी वजह है या नहीं है। हम ये नहीं कहते, उसमें हम ये नहीं देख रहे होते कि इसका इम्पैक्ट मुस्बत है या मनफी है। नो, हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि क्या वाकई ये उसकी वजह है या नहीं है। ठीक है, तो एक फैमिली जो है एक नई जगह पे जाती है, अचानक से उसके सारे अफराद जो है वो उनको कोई बीमारी लग जाती है खुदा न खास्ता, तो देखा जाएगा कि इसकी वजह क्या है। ठीक है, सिर्फ वजह तलाश करना कॉजल कंपैरेटिव है। अब साथ में डिग्री एंड डायरेक्शन। अब डिग्री क्या होती है और डायरेक्शन क्या होती है? डिग्री और डायरेक्शन ये है कि एक तो डिग्री बताती है कि इसका कितना ज़्यादा असर है, डिग्री इंटेंसिटी को कह लें, शिद्दत को, कि एक काज का कितना असर है इफ़ेक्ट के ऊपर। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के ऊपर। काज हमारा इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट हमारा इफ़ेक्ट होता है। एक बात। देन डायरेक्शन फिर क्या होती है? डायरेक्शन ये है कि इसका असर मुस्बत है या मनफी है। ठीक है, इसका असर मुस्बत होगा या फिर मनफी होगा, इसको हम क्या बोलते हैं जी? को रिलेशनल रिसर्च बोलते हैं। को कहते हैं 2 चीज़ों को, और रिलेशनल 2 चीज़ों का जो रिलेशन हम देख रहे होते हैं उसको को रिलेशनल रिसर्च कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स है जी, उसने जो है वो कोई टैब्स यूज़ करना शुरू कर दी, टैबलेट्स या कोई सिरप यूज़ करना शुरू कर, जिससे उसका वेट लॉस होता है। या हॉट बेल्ट फ़र्ज़ कर लेते हैं, हॉट बेल्ट की बात कर लें कि हॉट बेल्ट उसने पहना जी ताकि उसका जो है वो टमी थोड़ा सा अंदर को चला जाए। अब देखें, हॉट बेल्ट पहनने से जितना ज़्यादा टाइम वो उसको हॉट बेल्ट को पहनता है तो क्या उसका वेट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा?
तो अगर हॉट बेल्ट पहनने से जो है वेट लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव है? पॉजिटिव है सर। इट इज नेगेटिव। नेगेटिव। एक चीज़ के इस्तेमाल से दूसरी चीज़ कम हो रही है तो ये नेगेटिव होता है, एक चीज़ के इस्तेमाल से दूसरी चीज़ बढ़ रही है तो ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, जब एक चीज़ यानी काज आपके इस्तेमाल करने से इफ़ेक्ट जो है उसके अंदर भी इजाफा हो रहा हो तो ये क्या कहलाता है जी? पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है जी। और नेगेटिव क्या होगा? मिसाल के तौर पर आप जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्लास के अंदर, चूँकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, तो उसका क्या लर्निंग पे असर है? जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मुराद कंप्यूटर, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, सब कुछ ये आ जाएगा। उसके इस्तेमाल से बच्चे के मार्क्स जो है वो बढ़ रहे हैं। इट इज़ पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, आप बच्चों को पनिश कर रहे हैं। ठीक है, जितनी पनिशमेंट ज़्यादा करेंगे बच्चे उतना स्कूल छोड़ना शुरू कर देंगे। इट इज़ नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक हो गया जी। इट एक्सप्लोर द डिग्री। अब डिग्री इंटेंसिटी है, कितनी सज़ा दी जा रही है, कितने बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, ये डिग्री होगी। डायरेक्शन ये है कि एक चीज़ का असर पॉजिटिव है या नेगेटिव। इट एक्सप्लोर द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड एज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। नंबर की शक्ल में कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट नंबर को कहा जाता है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये नंबर की शक्ल में एक्सप्रेस किया जाता है, जो यानी 0 से +1 की तरफ और 0 से -1 की तरफ। जो 0 से +1 की तरफ जो डाटा 0.1 और +1 तो वो पॉजिटिव होगा, और 0 से -1 की तरफ जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप कब होगा जी? 0.1 पे या +1 पे? और स्ट्रॉन्गेस्ट नेगेटिव जो है कोरिलेशन वो किस पॉइंट पे जाके होगा? -1। हाँ जी, इसकी जो है वैल्यू है वो +1 से -1 तक इसकी रेंज है। ठीक है, और अगर 0 वैल्यू आ जाती है तो क्या शो कर रहा है? सर नो रिलेशन नहीं है। Yes, there is no relationship between two variables. It explores the degree and direction of relationship between two or more variables. Degree of relationship is expressed as correlation coefficient. The relationship between variables does not mean cause and effect relationship. Example, the study of relationship between intelligence and self-esteem. Intelligence बढ़ेगी, self-esteem यानी बंदे का अपना जो तज्जिया करना खुद का वो बढ़ जाएगा। Correlation coefficient shows the degree of relationship between two variables. अब correlation क्या है? Correlation is the relationship between two or more variables or set of data. Correlation coefficient ये इसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी है कि ये क्या होती है, +1 से -1 की तरफ होती है। These are the measures of the degree to relationship between two or more variables. ये मेरे ख्याल में पूछा गया सवाल ये इसकी वैल्यू का। The correlation coefficient is a statistical measure. अब ये कैसे आती हैं, ये बड़ा एक लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, इसके साथ बेशक आप +1 लिख दें, वैसे इसके साथ प्लस लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, बट आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेशक लिख दें प्लस। तो आप देखें जो बात मैं कर रहा था कि ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए बड़ा एक लेंथी प्रोसेस होता है। आप सिर्फ इसकी वैल्यूज़ को ही अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ना स्टैट मेरा सब्जेक्ट है और यकीनन ना आपका सब्जेक्ट है। अगर हम उस साइड पे चले जाएं तो शायद एक वैल्यू को कैलकुलेट करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। तो बस आप इतना याद रखें कि +1 और -1 के दरमियान इसकी रेंज होती है। अब पॉजिटिव रिलेशनशिप एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, पॉजिटिव है, और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव या परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन +1 होगा। ठीक है, और नेगेटिव रिलेशनशिप कब होगा? जब एक चीज़ एक वेरिएबल के बढ़ाने से दूसरा कम हो रहा है। अब -1 से क्या मुराद होगा? एक स्कूल में 20 बच्चे हैं, टीचर आए रोज़ बच्चों को जो है उनको सज़ा दे रहा है, एक भी बच्चा स्कूल के अंदर नहीं है, सारे भाग गए हैं। अब ये -1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है जी, तो क्लास में 20 बच्चे हैं, टीचर ने नई टेक्नोलॉजी यूज़ की, सारे के सारे बच्चों के A ग्रेड आ गए,
तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव वन +1 हो जाएगा। रिलेशनशिप, इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट द वेरिएबल्स माइट बी अनरिलेटेड टू वन अनदर, so there is no predictable change in one variable based on the knowing about the changes in other variable, indicating a complete lack of relationship। जहाँ यानी ज़ीरो पे कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। कर्वी लीनियर, एक होता है लीनियर, एक होता है कर्वी लीनियर। कर्व कहते हैं मोड़ को, ठीक है। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो वेरिएबल्स, आप देखें मैं इसमें पिक्चर चलें बाद में ऐड कर दूंगा। अब देखें एक ग्राफ जो है ना, उसमें एक ग्राफ सीधी लाइन में चल रहा है। आपने वो मूवीज़ में, ड्रामाज में वो देखा होगा, हमारी हार्ट बीट की जो लाइन होती है, देखी हुई है, कभी ऊपर कभी नीचे चलती है। यस सर, ठीक है। इश्क के मारे लोग जो है ना वो दिल बना के उसके ऊपर इस तरह की लाइन लगा के और पोइट्रीज भी लिखते हैं, वो भी आपने देखी होंगी। तो वो बेसिकली जो लाइन होती है ना, वो स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर। जब एक ग्राफ की लाइन बिल्कुल सीधी हो तो वो लीनियर होगा, और जब उसकी यानी उसकी जो है ना लाइन सीधी ना हो, उसके अंदर कर्व हो। कैसे? मसलन मिसाल के तौर पर 2 गोलियां खाने से जो है वो शुगर का लेवल 10 पॉइंट कम होता है, फ़र्ज़ करें। 4 खाने से जो है वो 15 पॉइंट कम हो रहा है। अब देखें ये लीनियर नहीं है, ठीक है। अब ये लीनियर नहीं होगा, यानी हर 2 के बाद 10 अगर जो है वो कम होता जाए पॉइंट्स, तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर बन जाएगा। और पहले 2 टैबलेट्स खाने पे 10 पॉइंट कम हुआ, फिर 2 खाने पे 3 पॉइंट हुआ, फिर 2 खाने पे जो है वो 10 हो जाता है या 12 हो जाता है, तो ग्राफ लीनियर नहीं बनेगा। इसको कहते हैं कर्वी लीनियर। क्वार्टाइल डेविएशन आप पढ़ चुके हैं, क्या होती है? क्वार्टर वैल्यू ऑफ अ डाटा, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन रेंजिंग बिटवीन 0 एंड 1। इसकी जो वैल्यू है 0 से 1 के दरमियान होती है। फैक्टर एनालिसिस, ये आप पढ़ चुके हैं, कल मैंने बताया था कि जो रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं उनको एक हम ग्रुप बना देते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप फैक्टर या फैक्टर एनालिसिस इसको कहते हैं। उसके बाद है जी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इट इन्वॉल्व्स द आप देखें एक्सपेरिमेंटल की इसमें जो है मैनिपुलेशन हम करते हैं। ये वो रिसर्च है, वो वाहिद रिसर्च है जिसके अंदर हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन ऑफ एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ इट्स इफेक्ट्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल वाइल कंट्रोलिंग रेलिवेंट और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। जो बाकी वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल करते हुए एक इंडिपेंडेंट का असर एक डिपेंडेंट के ऊपर देखते हैं, उसको मैनिपुलेट करके, उसको कम या ज़्यादा करके। तो J.W. बेस्ट ने कहा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ अ डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ व्हाट विल अकर अंडर केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशन। मैंने बताया कि ये हमें बताता है व्हाट विल बी। कोई नहीं पता होता कि क्या इसका इम्पैक्ट है। हिस्टोरिकल में पता होता है कि व्हाट वाज क्या हो चुका है, ठीक है। अच्छा, जो करंट स्टडी होती है उसके अंदर हमें पता होता है कि जी ये हो रहा है। फ्यूचर का हमें नहीं पता, व्हाट विल बी, ठीक है। तो ये एक्सप्लोर करता है व्हाट वाज, हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्टिव करता है व्हाट इज़, और ये हमें बताता है फ्यूचर के बारे में। एक्सपेरिमेंट क्या होती है? सिचुएशन इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल कौन से हैं? हम पढ़ते हैं अभी। एक्सट्रेनियस कहते हैं अदर वेरिएबल्स को। रेलिवेंट, एक्सट्रेनियस ये हम देखेंगे। जो सेम नहीं है सर, ये मैथमेटिक्स में जो सेम नहीं है, अलग है, जो रिलेशन इसके सेम नहीं है, उसको नहीं कहते हैं सर एक्सट्रेनियस। हाँ, मैं देखे ना एक मरीज़ है, खुदा न खास्ता, वो दिल की गोलियां ले रहा है, ठीक है। अब उसमें जो दिल की मेडिसिन वो जो इस्तेमाल कर रहा है ना, कोई एक उसका असर देखने जा रहे हैं। हमने एक फसल के ऊपर एक स्प्रे इस्तेमाल की है, कीड़े मार दवा, ठीक है जी। तो अब वो जो स्प्रे हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसका असर देखने के लिए उस फसल के ऊपर कि क्या उस कीड़े को मारती है। तो इंडिपेंडेंट हमारी वो स्प्रे है, डिपेंडेंट हमारा वो कीड़ा है जो उस फसल के ऊपर है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें इसके साथ साथ उस दवा के साथ साथ फ़र्ज़ करें कोई दूसरा फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है। दूसरा फैक्टर क्या है? मसलन गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है, उससे वो कीड़ा मरना शुरू हो जाता है, तो वो ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल होगा। ये यानी ये भी असर उस पर दिखा रहा होता है, किसके ऊपर जी? उस कीड़े को मारने में ये भी काम कर रहे हैं अपना, बट हम इसको स्टडी नहीं कर रहे, हम इसका असर नहीं देख रहे।
तो ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, वो वेरिएबल जिसको एक रिसर्चर खुद यूज़ नहीं कर रहा होता, वो ज़बरदस्ती हमारी रिसर्च के अंदर हमारे रिज़ल्ट को मुतासर कर रहा होता है, एक्सट्रेनियस होता है। ये वेरिएबल उसकी टाइप्स अभी हम पढ़ेंगे आज या कल। अब टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल, ग्रीनवुड ने कहा कि 5 तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ट्रायल एंड एरर, कंट्रोल्ड, नेचुरल, एक्सपोज्ड फैक्टर और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। जी सर ये तो कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों पे इफेक्ट कर सकता है ना, ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल दोनों पे कर सकता है, यस कर सकता है। लेकिन हम फिर क्या करते हैं, इसीलिए दो ग्रुप बनाते हैं कि हम उसमें कंट्रोल करते हैं, कि कोशिश करते हैं कि हमारा उस पर कोई किसी चीज़ का असर ना हो। तो वो हम देखेंगे अभी क्या क्या इसके अंदर हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ग्रुप्स मेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल में 2 ग्रुप बनाते हैं, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल। ग्रुप विच रिसीव नो ट्रीटमेंट, वो कंट्रोल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ नॉट अप्लाइड। ग्रुप विच रिसीव ट्रीटमेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ अप्लाइड। ठीक है, इस ग्रुप के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई करते हैं। स्टेप्स क्या हैं, कई दफ़ा सवाल ये पूछा जा चुका है कि जो है वो स्टेप्स फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये एक दफ़ा ऐसा सवाल था कि फर्स्ट स्टेप इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसमें ये प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव नहीं था, डेवलपिंग हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, रिसर्च डिज़ाइन, ये आगे डाटा कलेक्शन, ये अगले 4 थे। अगर इस तरह से भी सिचुएशन आ जाए तो इसका मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि इन गिवन ऑप्शंस में से पहला कौन सा होगा। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो अगेन वही बात है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, पहला हमेशा रिसर्च का स्टेप, हर रिसर्च का प्रॉब्लम ही होता है। ऑब्जेक्टिव, फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है इसके बारे में हमने शायद आगे जाके पढ़ना है। सैम्पलिंग करते हैं। इन दोनों पे मुकम्मल एक दिन का लेक्चर होगा दोनों के ऊपर। अब देखें डेवलपिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहते हैं अजम्पशन को। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस 2 तरह से होता है, इंडक्टिव या डिडक्टिव। हाइपोथेसिस होता क्या, पहले तो ये बताता हूँ ना, फिर उसके बाद इंडक्शन, डिडक्शन और ये बनाते कैसे उस पर हम जाते हैं। हाइपोथेसिस जैसे मैंने बताया कि एक अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ये है कि इस स्प्रे के इस्तेमाल से, इस मेडिसिन के इस्तेमाल से ये जो गंदम को कीड़ा लग गया ये मर जाएगा। ये हमारी अजम्पशन है। ठीक है, या ये हम कहेंगे कि ये जो मेडिसिन है, या कोविड जो है वो खांसने और छींकने की वजह से आगे स्प्रेड होता है। ये अजम्पशन है हमारी। ठीक है जी, ये हमने खुद से अज्यूम किया है। ये मुमकिन है कि ये ट्रू साबित हो जाए और ऐन मुमकिन है कि ये ट्रू साबित ना हो, रिजेक्ट हो जाए। तो हाइपोथेसिस की ये क्वालिटी होती है कि वो ऑलवेज़ वेरीफाइएबल होता है। आप उसको कभी भी वेरीफाई करें तो वो वेरीफाई हो सकता है, यानी अगर ठीक है तब भी और अगर गलत है तब भी उसके रिज़ल्ट वैसे ही आएंगे हाइपोथेसिस के। अब हम ये बनाते कैसे हैं? हमारे पास पहले से कुछ रिसर्च मौजूद होती हैं। ठीक है, यानी लिटरेचर रिव्यू जिसे हम बोलते हैं। आप में से जो एमफिल है उन्हें इस बात का पता होगा कि व्हाट इज़ लिटरेचर रिव्यू। जब आप कोई रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो उस रिसर्च से मुतालिक पहले जितनी रिसर्च की जा चुकी हैं उनको स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। अब जब आप लिटरेचर रिव्यू कर लेते हैं ना जी, तो आपको थोड़ा बहुत नो-हाउ हो जाती है जो उससे मुतालिक रिसर्च होती है कि फ़लाँ वायरस की वजह से फ़लाँ ये बीमारी हुई थी। ठीक है, जैसे वो हुआ था इन्फ्लुएंज़ा वायरस था एक, उसने इसी तरह तबाही मचाई थी जिस तरह कोविड ने मचाई है। तो अब देखें, उससे हमें पता चल जाता है कि वो भी वायरल डिजीज़ थी, वो भी ऐसे कहाँ से, उस वक्त भी लोगों ने मास्क पहने थे। आप इन्फ्लुएंज़ा वायरस की अगर हिस्ट्री देखें ना, गूगल से सर्च कीजिएगा, आपको ऐसे ही मिलेगा। उस वक्त भी लोगों ने ऐसे, उसमें बहुत सारी ये आई थी कि जी घरों से बाहर ना निकलें, फिर आज जी कुछ नहीं होता जी, छींकने खांसने से ये नहीं होता, ये टच से होता है, फिर जी ये हवा से होता है, ऐसे ऐसे, मतलब ये है कि ना उसमें थियरीज तब्दील होती नहीं। बहरहाल बात करने का मकसद ये है, अब वो रिसर्च हो चुकी है ना, उससे हमें पता चल जाता है कि इसमें भी वही बात हुई होगी, वही मसला बना होगा तकरीबन। तो उससे हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बना लेते हैं। अजम्पशन होती है, अज्यूम करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि इसका ये वजह। फिर हम सैम्पल करेंगे जी, मुख्तलिफ लोग जो कोविड से हैं, पेशेंट हैं, उनको लेंगे, उनको छींकने और खांसने का, या वो दवाई लेंगे, और हम सागर पूरी फसल पे नहीं, हम क्या करेंगे, 50 एकड़ में है वो गंदम, तो हम क्या करेंगे, 1 एकड़ में जो है वो दवाई इस्तेमाल करेंगे, 1 में नहीं करेंगे। 2 ग्रुप हमने बना लिए।
तो दोनों के रिजल्ट्स देंगे कि उसमें कीड़ा मर रहा है या नहीं मर रहा है। तो जो सैम्पलिंग हमने की है 50 में से 2 एकड़ हमने सेलेक्ट किए हैं, वो ज़मीन के रैंडमली हम कर लेंगे। इस तरह बच्चों के ऊपर अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, नॉर्मली हमारी जो स्टूडेंट की या स्कूल की रिसर्च है ये सोशल साइंस रिसर्च होती है और इसके अंदर हम जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं करते। ये जो हमारी ना एजुकेशनल रिसर्च है इसके अंदर हम नॉर्मली ये काम नहीं कर रहे जो मैं आपको बता रहा हूँ। कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल वाला नॉर्मली नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब सैम्पलिंग होगी, फिर रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च हमने उसे किस तरह से करनी है, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उस डाटा को एनालिसिस करेंगे और एंड पे कंक्लूजन देंगे। ये इसके स्टेप्स होते हैं। अब कंट्रोल क्या है, रेप्लिकेशन क्या होती है, जनरलाइजेशन क्या होती है। कंट्रोल कहते हैं, कंट्रोल क्या चीज़ है, क्या होगा, आपका दिल क्या कहता है जी, दिमाग क्या कहता है, व्हाट इज मीन बाय कंट्रोल जी। सर जो कंट्रोल होगा उसमें एक तो सर ये जो भी इररिलेट होगा, जो भी इररिलेट या एक्सट्रानियस जो वेरिएबल होगा उसको कम से कम करना, उनके जो इफेक्ट्स को कम करना। सर वेरी गुड जी, एक्सीलेंट। कंट्रोल इसी को कहते हैं जी। जो अभी हमने इररेलेवेंट जो हमने जो है वेरिएबल्स की बात की है ऊपर, ठीक है, उन वेरिएबल्स को इसको इररेलेवेंट कर दें प्लीज़। अच्छा, जो इररेलेवेंट एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं, इररेलेवेंट एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो हमारी, जैसे मैंने कहा कि गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है फ़र्ज़ करें, ठीक है, तो या जो फार्मर है आपको पता ही नहीं है, वो फार्मर आ जाता है, वो कोई देसी टोटका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अब आप हर इस तरह की प्रैक्टिस को रोकेंगे जो उस कीड़े को मारने के लिए इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि आप ये देखना चाहते हैं कि इस दवाई का क्या असर है। तो रिमूवल आर मिनिमाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ इररेलेवेंट आर एक्सट्रेनियस वेरिएबल इज कॉल्ड कंट्रोल, ठीक है। रेंडमाइजेशन, रेंडमाइजेशन जो है इसमें हम क्या करते हैं, जो कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल, या इसको रैंडम असाइनमेंट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। रैंडम असाइनमेंट आप इसको इसके साथ लिख लेंगे, कल मैंने आपको पढ़ाया था रैंडम असाइनमेंट क्या होती है जी। तो इसको रैंडम असाइनमेंट कर दें कि जिसमें जो कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें हर जो है उस सब्जेक्ट उसके पास इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। उसके बाद है रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन क्या चीज़ है, रेप्लिकेशन एक ऐसा अमल है जिसमें बजाय इसके कि आप एक एक्सपेरिमेंट बड़े पैमाने पर करें, आप क्या करते हैं उसको छोटे छोटे पैमानों पे करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमने 1 एकड़ ज़मीन की बात की है कि आपने 1 एकड़ ज़मीन जो है वो सिलेक्ट कर लिया 50 एकड़ में से। अब बजाय इसके कि आप उस पूरे 1 एकड़ के ऊपर एक ही वक्त में तजर्बा कर लें, आप क्या करते हैं, आप उस एकड़ की 1 एकड़ में 8 कनाल्स होती हैं, ठीक है, और एक कनाल के अंदर 20 मरला होता है, और एक मरले की जो लेंथ विड्थ होती है वो कितनी होती है जी, 272 किलोमीटर सर, करम होती है, हाँ करम होती है, मुझे हाँ जी। अब देखें 1 एकड़ जो है 72 सर जी, अब 1 एकड़ जो है उसकी आप बजाय इसकी कि पूरे एकड़ पे एक्सपेरिमेंट करें, आप उसके सब ग्रुप्स 1 एकड़ के बना लें। यानी अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर आप क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बना रहे हैं। 8 अब आपके सब ग्रुप्स बन गए। तो अब आप 8 जो है मुख्तलिफ जो आपके ग्रुप बने हैं सब ग्रुप्स, उन पे अलग अलग जो है वो स्प्रे करके उनके असर देखेंगे। 8 के रिजल्ट्स को आप कंपेयर करेंगे एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर ही। इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। कंडक्ट ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स rather than one experiment on large scale. Different small experiments are performed by dividing the sample into control groups and experimental groups, which helps to verify the data easily. ठीक है। उसके बाद है बाइसनेस। बाइसनेस कहते हैं कि आपकी अपनी जो झुकाव है वो किसी तरफ नहीं होता, यानी आप जो कहते हैं कि सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आप जो है वो आपका झुकाव किसी साइड पे नहीं है, अच्छे बच्चे आप कर रहे हो या अच्छी फसल आप देख रहे हैं, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। जनरलाइजेशन, जब आपके रिज़ल्ट इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप दूसरी जगहों पे भी इन रिज़ल्ट्स को क्या करते हैं, अप्लाई कर सकते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जनरलाइजेशन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन, यहाँ तक क्लियर है जी? यस सर। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन डिज़ाइन। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ये एक्सप्लोर करती है, इसका काम क्या है, एक्सप्लोरेशन है, ठीक है।
यानी एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि सादा अल्फाज में कि वजह तलाश करना, किसी काज को आइडेंटिफाई करना। थीरीज़ एंड देयर एक्सप्लेनेशन आर द बेसिस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। थीरीज़ जो मुख्तलिफ होती हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन ये बेस होती है हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की। इट्स गोल इज़ ओनली टू इन्वेस्टिगेट द स्टडी क्वेश्चन, नॉट टू प्रोवाइड डेफिनेटिव एंड कंक्लूसिव सोल्यूशन टू द करंट प्रॉब्लम। ये सोल्यूशन नहीं, ये सिर्फ काज तलाश कर रही होगी। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज़ यूजुअली क्वालिटेटिव but a large sample exploratory study can also be quantitative due to its flexible and open-ended nature. It is often known as interpretive research or grounded theory approach. ये जो है interpretive research या फिर इसको grounded theory approach भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ हम काज तलाश करते हैं। कंक्लूसिव आप देखें, इसके अंदर हम जो है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे होते हैं। कंक्लूसिव रिसर्च कौन सी होगी? एक्सप्लोरेटरी में हम कोई भी ऐसी रिसर्च जिसके अंदर हम वजह तलाश कर रहे होंगे, ठीक है, कि ये वजह है। कॉजल कंपैरेटिव जैसे थी, उसमें हम क्या कर रहे हो? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को बस। कंक्लूसिव क्या होगी? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपकी कंक्लूसिव कहलाएगी। क्यों? क्योंकि हम इसमें किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहे होते हैं, ठीक है। कंक्लूसिव रिसर्च हैज़ अ क्लियर design in methodology and intend to answer the research question. A conclusive research design typically implies quantitative method of data collection and analysis. In addition, conclusive research frequently take deductive research approach. Quantitative आपको पता है deductive ही होती है। Types of research based on data type: primary research and secondary research. ऐसी रिसर्च में आप डायरेक्टली डाटा कलेक्ट कर रहे हो और फर्स्ट टाइम डाटा गैदरिंग हो रही हो, उसको हम कहते हैं प्राइमरी रिसर्च, ठीक है। यानी ऐसी रिसर्च जिसमें जो रिसर्चर है वो खुद डाटा कलेक्ट कर रहा हो, किसी और के किए गए डाटा, कलेक्टेड डाटा से पे दोबारा रिसर्च ना कर रहा हो या उसको यूज़ ना कर रहा हो, इसको हम प्राइमरी रिसर्च कहेंगे। और जब ये किसी दूसरे की गई रिसर्च से डाटा कलेक्ट कर रहा होगा, इसको सेकेंडरी रिसर्च कहेंगे। The researcher gathers new data for primary research. The researcher classifies as primary when the researcher collects information on a certain topic for the first time. Survey, interviews and observation are few common ways of gathering data. Secondary research. Research uses previously gathered data through primary research. Books, magazines, journals, other media majorly serve as a secondary data source. Moreover, the researcher does not carry out primary data gathering in this case. इसमें वो प्राइमरी यानी खुद डाटा कलेक्ट नहीं करेगा, दूसरों से के किए गए डाटा को क्या करेगा? रीशेप कर रहा होगा। ठीक हो गया जी? यहाँ तक क्लियर जी? सर कंक्लूसिव का क्या बताया आपने? ये एक्सपेरिमेंटल होती है और क्या बताया? हाँ, एक्सपेरिमेंटल है, यानी कोई भी रिसर्च जो काज तलाश कर रही है वो आपकी क्या होगी? मसलन हिस्टोरिकल रिसर्च को आप देखें तो उसमें किसी पास्ट इवेंट की हम वजह तलाश कर रहे होते हैं। मसलन जंग सिफ़ैन क्यों हुई है, तो हम उसकी वजह तलाश करेंगे कि जी ये वजह थी। जंग जमल क्यों हुई थी, उसकी ये वजह थी। तो वो काज तलाश कर रही है किसी चीज़ का, ठीक है। हिस्टोरिकल इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं। कंक्लूसिव, इसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च भी आ सकती है, जैसे हमने बात की है कि इसमें हम जो है वो कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च भी ला सकते हैं। ये क्वालिटेटिव बट सम वट या सम हाउ क्वान्टिटेटिव होती है। लेकिन जो कंक्लूसिव है ये ऑलवेज क्वांटिटेटिव होगी और रिसर्च प्रॉब्लम का, क्वेश्चन का सलूशन देगी। जैसा कि इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं हिस्टोरिकल जो भी हमने पढ़ी है। अच्छा जी, उसके बाद है वेरिएबल्स। आप वेरिएबल्स को समझना कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत दफ़ा ये वर्ड्स जो है वो सुन चुके हैं आज के लेक्चर में, पिछले तीनों लेक्चर में। आप देखें, वेरिएबल कोई ऐसी कंडीशन या करैक्टरिस्टिक्स जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट कर रहा हो, ठीक है। वेरिएबल्स आर चेंजिंग कंडीशन और करेक्टरिस्टिक्स, चेंजिंग साथ लिख दें इसके। वेरिएबल्स आर द जो मुसलसल चेंज हो रही हों। चेंजिंग कंडीशंस आर करेक्टरिस्टिक्स दैट अ रिसर्चर मैनिपुलेट, कंट्रोल और ऑब्जर्व। वेरिएबल वो चीज़ें होती हैं जिसको चेंजिंग यानी जिसके जो तब्दील हो रही होती हैं, कंडीशन या करैक्टरिस्टिक्स जिसको एक रिसर्चर मैनिपुलेट करता है। मसलन हमने मेडिसिन्स की बात की, हमने उस दवाई की बात की है, हमने उसकी क्लासरूम के अंदर जो है या पेशेंट्स के ऊपर या किसी और कोविड की हमने बात की है तो उसकी मेडिसिन की, उसकी हाइपोथेसिस वगैरह की बात की है।
तो इसमें अगर आप देखें तो दो तरह की कंडीशंस हैं, दो तरह के वेरिएबल्स यूज़ होते हैं प्राइमरी तौर पर। एक होता है इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट। वो वेरिएबल जो असर दिखाता है, जो तब्दीली इंड्यूस करता है, जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। It is a condition or characteristic that researcher himself manipulate or control to find its effect on phenomena to be observed। ठीक है, अब इसमें फिनोमिना के साथ जो है आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जो है इसका असर किसके ऊपर देख रहे होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। इसके दूसरे नाम क्या हैं, काज, स्टिमुलस, ट्रीटमेंट, एंटीसीडेंट, एक्सपेरिमेंटल एंड प्रिडिक्टिव वेरिएबल। ये सारे इसके नाम हैं, याद रखिएगा, ये आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट का असर होता है। मिसाल के तौर पर हमने कहा कि वो जो मेडिसन है, स्प्रे है, वो आपका इंडिपेंडेंट होगा। अब कीड़ा जो है, जो फसल को लग चुका है, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इट इज़ कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अकर बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इफेक्ट्स, बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से जो तब्दीली आती है, उसको, जिसके ऊपर तब्दीली आती है, उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे इफेक्ट ऑफ रिवार्ड और पनिशमेंट एविएट्स ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे बताया गया कि एविएट से बच्चे की लर्निंग बढ़ती है, पनिशमेंट से बच्चे की लर्निंग बढ़ती है या कम होती है। तो पनिशमेंट जो है वो आपका इंडिपेंडेंट है और बच्चे का स्कूल में मौजूद रहना जो है, पनिशमेंट इंडिपेंडेंट है और बच्चे की हाज़िरी या गैर हाज़िरी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको इफ़ेक्ट, रिस्पॉन्स, आउटकम, प्रेसिडेंट या बिहेवियरल ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स भी कहते हैं। उसके बाद है एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। वो वेरिएबल्स यानी जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट नहीं कर रहा, बट वो हमारी स्टडी को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, हमारे रिजल्ट्स को मुतासर कर रहे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं जी, एक्सट्रेनियस वेरिएबल बोलते हैं। यानी ये वो वेरिएबल्स होती हैं जिनको ना रिसर्चर इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, ना वो यूज़ कर रहा होता है, ना इनके असर देखना चाह रहा होता है, बट वो हमारी स्टडी को डिस्टर्ब करते हैं। मैंने बताया कि एक जो किसान है वो अपने देसी टोटके इस्तेमाल शुरू कर देता है, मौसम की हालत तब्दील हो जाती है, तो उस वजह से भी कीड़े की जो लाइफ स्पैन है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, फ़र्ज़ करें। अब ये वो वेरिएबल हैं जिनके असर रिसर्चर नहीं देखना चाह रहा, बट उनकी वजह से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल यानी इफ़ेक्ट के ऊपर तब्दीली या चेंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कहलाते हैं। इनकी आगे टाइप्स हैं, इन्वायरमेंटल है, सब्जेक्टिव है। इन्वायरमेंटल में जैसे मैंने अभी आपको बताया अनवांटेड डिफरेंसेस, ठीक है। तो दूसरा है सब्जेक्ट वेरिएबल। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो सब्जेक्ट से मुराद हमारे यहाँ पे जो सैम्पल हैं कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, तो इनकी वजह से हो सकते हैं। यानी ये हो सकता है कि आपके एक साइड पर जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आपने अच्छे बच्चे बिठाए हुए हैं ताकि रिज़ल्ट आपके बेहतर हैं, दूसरी साइड पे आपने नहीं बिठाए, तो ये भी जो इनकी करैक्टरिस्टिक्स भी, या दूसरे लफ्ज़ों में आपने अगर वो सैम्पलिंग सही तरह से की हुई है, बट ये है कि उनके फैमिली बैकग्राउंड और उन बच्चों के फैमिली बैकग्राउंड में डिफरेंस है। एक के बच्चे जो है एक ग्रुप के घर जाके जो है वो सारा दिन जानवरों को चारा काटते हैं, उनकी बकरियां पालते हैं या जो भी काम करते हैं, घर के काम करते हैं, और दूसरे के बच्चे घर से जाके ट्यूशन पढ़ते हैं, उनका होम ट्यूटर आता है, रात को वो एसी रूम में बैठ के अम्मी या बड़े बहन भाइयों के साथ बैठ के वो पढ़ रहे होते हैं, तो इसका भी असर होगा यकीनन। तो ये सब्जेक्ट वेरिएबल हैं। ऑर्गेनिज्मिक इंटरवीनिंग वेरिएबल इनकी सब टाइप्स हैं। इसमें करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, मसलन जैसे देखें सेक्स है, एज है, रेस है, तो एक ग्रुप में मेल शामिल हैं, एक में फ़ीमेल शामिल है। कंपटीशन की जब भी बात आती है तो फीमेल जीत जाती हैं, वो बहुत कॉन्शियस होती हैं, कंसंट्रेटेड रहती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेल नहीं होते, बट कंपैरेटिवली जब भी आप बात करेंगे तो वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो इस तरह के इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो आपको चाहिए कि दोनों साइड पे आधे मेल रखें, एक एक्सपेरिमेंटल में आधे फीमेल बच्चे बच्चियाँ रखें, दूसरे में भी ऐसे करें। ये ना करें कि एक साइड पे आप सिर्फ बच्चे कर लें, एक साइड पे बच्चियाँ कर लें। और दूसरा इंटरवीनिंग वेरिएबल, तो ये जो है कोई फटीग हो सकता है, थकावट हो सकती है, लेस मोटिवेशन हो सकती है, ये भी हमारे सब्जेक्ट के अंदर चूँकि मौजूद है, जो हमारे सैम्पल है उसके अंदर, तो ये भी हमारे रिज़ल्ट को मुतासिर कर सकती है।
अच्छा, ये इसी तरह ये कुछ और हैं वेरिएबल्स, इनमें है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। वो ये भी उसी तरह ये एक्सट्रेनियस या इररिलेवेंट वेरिएबल होता है। इट इज़ अ वेरिएबल दैट इज़ नॉट ऑफ इंटरेस्ट बट इट डिस्टॉर्ट द रिसर्च रिजल्ट, इट इन्फ्लुएंस। ये एक ऐसा रिसर्च होता है जो वेरिएबल्स होता है कंफाउंडिंग, जो हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों को। एक पेशेंट है, वो मेडिसिन ले रहा है, ठीक है, तो उसने उस मेडिसिन के साथ जो है कोई और जो है मेडिसिन भी लेना शुरू कर दी है, फ़र्ज़ करें किसी और डिज़ीज़ की। ठीक है, अब देखें, एक तो वो जो है वो वेरिएबल या वो मेडिसिन जो उसने दूसरी को यूज़ करनी शुरू कर दी है, कोई और प्रॉब्लम उसको हुआ है, वो हमारी जो असल जो हार्ट का पेशेंट था बंदा, उस पर रिसर्चर जो मेडिकल रिसर्चर है वो रिसर्च कर रहा है, तो वो जो दूसरी उसने दवाई यूज़ की है उसने साइड इफ़ेक्ट देना शुरू कर दिए। उसने हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी दिल वाली दवाई का असर भी कम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब साहब ज़रा दिल पे असर कम होगा उसका, तो वो जो इफ़ेक्ट वो देखना चाह रहा है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कंफाउंडिंग वेरिएबल हमारा इंटरेस्ट का नहीं होता, बट ये दोनों को डिस्टर्ब कर लेता है, इसलिए इसको हम जो है थर्ड या मीडिएटर वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है रेलिवेंट वेरिएबल्स। तो रेलिवेंट वेरिएबल से क्या मुराद है? ऐसा वेरिएबल, ग्रुप फैक्टर या ग्रुप एनालिसिस या फैक्टर एनालिसिस आपको मैंने बताया था कल भी आज भी, कि ऐसा वेरिएबल जो किसी एक फैक्टर से रिलेटेड हो, यानी किसी एक ग्रुप के साथ उसके भी जो इफ़ेक्ट हैं वो मिलते जुलते हों, तो वो रेलिवेंट होगा। तो ये कोई ऐसा वेरिएबल जिसका सिर्फ अकेले अपना ही फैक्ट, यानी सादा अल्फाज में कोई ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे के साथ मिलके सिमिलर इफ़ेक्ट दे सकता है, वो हमारा रेलिवेंट वेरिएबल होगा। और ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे के साथ मिलके सिमिलर इफ़ेक्ट यानी फैक्टर की शक्ल में इफ़ेक्ट नहीं दिखाता, वो इररेलेवेंट होगा। कंटिन्यूस वेरिएबल, जैसे आप देखें एज है आपकी, हाइट है, वेट है, ये कंटिन्यूस होती है। ठीक है, मसलन वेट आपका जो है वो 60.700 ग्राम होगा। ठीक है, इसी तरह यानी जो वैल्यू पॉइंट्स में जाती है उसको हम कंटिन्यूस कहते हैं, जो पॉइंट्स में नहीं जाती, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट बोलते हैं। ये इनमें डिफरेंस है। डमी या इंडिकेटर वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स जिनको हम जो है कोई नंबर असाइन करते हैं, 0 या 1 कैटेगोरिकल होते हैं। जैसे मेल को हम 0 कहेंगे, फीमेल को 1 कह देंगे, या फीमेल को 0 कह देंगे, मेल को 1, ये नंबर हम असाइन करते हैं। उसके बाद है डाइकोटोमस वेरिएबल्स, ऐसा वेरिएबल जिसकी सिर्फ 2 कैटेगरीज़ हैं। जैसे देखें, ऐसे जेंडर की तो 2 कैटेगरीज नहीं होती, क्या ख्याल है? इसको चेंज करना चाहिए। जी सर। हाँ जी, यस सर। ये सर ट्रांसजेंडर सर वो तो ट्रांसजेंडर, इसको हम बॉय या गर्ल कर लेते हैं, क्या ख्याल है? अब तो गुजारा चल जाएगा, या कोई और एग्जांपल दे दें? ये बुक में तब्दीली करवा रहे हैं, ऐसे समझ लें आप लोग। अच्छा, यानी कोई भी वेरिएबल जिसकी सिर्फ 2 कैटेगरीज होंगी उसको हम क्या कहेंगे? डाइकोटोमस वेरिएबल कहेंगे। कोई और एग्जांपल दें जी इसकी? मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, ये भी हो सकता है। और कोई? सर कास्ट का डिफरेंस आ सकता है इसमें, जी रेसिज्म। जी, सर रेसिज्म का आ सकता है। किसका? रेसिस का? जी सर। नहीं, मतलब 2 कैटेगरीज बनाए ना सिर्फ। वो तो बहुत ज्यादा होती है सर। जी सर राइट रॉन्ग। मदर फादर, ब्रदर सिस्टर। हाँ, ब्रदर सिस्टर, मदर फादर फादर, ठीक है, तो ये आ सकता है। सर हमारी दोस्त देखने आने वाला और पाक पत्थर जी, पाक पत्थर की पसीने आने वाला और पाक पत्थर। आवाज़ आपकी ब्रेक हो रही है। अच्छा जी, लास्ट है इंडेक्स वेरिएबल। इंडेक्स वेरिएबल, अ वेरिएबल दैट इज़ कम्बिनेशन ऑफ अदर वेरिएबल अजीम टू हैव सेम कंस्ट्रक्ट, यानी ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल्स के साथ मिलके सिमिलर इफेक्ट दिखाता है, उसको हम इंडेक्स वेरिएबल कहते हैं। इसको हमने रेलिवेंट भी कहा है ऊपर। लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल्स, J.S. मिल्स ने ये एक लॉ दिया था वेरिएबल्स के अबाउट। उसने कहा इट इज़ stated as if 2 situations are alike in every aspect, one element added or removed from
one situation but not from other. Any difference produce the result of the element added or removed. This addition or removal of one element creates the difference and is known as law of single variable. आपके पास दो कंडीशंस हैं, बिल्कुल अलाइक, बिल्कुल सिमिलर हैं, तो दोनों में आप कोई चीज़ ऐड करते हैं या एक में आप कोई चीज़ ऐड करते हैं, एक में नहीं करते, तो जो डिफरेंस आप उनका नोट करते हैं किसी चीज़ की एडिशन या रिमूवल की वजह से, वो उस एक चीज़ यानी उस एक वेरिएबल की वजह से होती है जिसको हम लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, चलें ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, इससे आगे ना इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे टेक्निक्स टू कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएबल। जी आज के टॉपिक से कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है?